Hello everyone and welcome to Civil Staff. So today we will be going to discuss about the questions of finance which has been asked in 2022 RBI grade B papers. ठीक है, तो जो आपका फेज 2 का पेपर नंबर 2 है दैट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उसमें जो आपके फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे इन 2022 RBI grade B एग्जामिनेशन that we are going to discuss, right? So let's start. And the first question that has been asked was the PITF scheme as operationalized by the Reserve Bank from 1st January 2021 subsidized the deployment of POS, that is point of sale infrastructure, physical and digital nodes in tier 3 to tier 6 centers and northeastern states of the country. In the same regard, RBI envisages creating dash lakhs new touch point every year for digital payments. So जो आंसर था आपका, अगर आपने आरबीआई की साइड उस टाइम देखी होगी while giving the examination and करंट अफेयर्स प्रोस्पेक्टिव से अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, सो यू मस्ट हैव सीन दैट आंसर विल बी योर 30 lakhs. ठीक है, तो जो आपकी द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो एक सेटअप किया गया था आरबीआई के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द मेजर ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स, जहां पर उन्होंने टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सिटीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था. ठीक है, फॉर इजी ट्रांजेक्शन. ठीक, then the second question is dash is a 20 characters alphanumeric code used to uniquely identify parties to financial transaction worldwide. तो जो आपका लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है दैट इज LEI, वो एक क्या है 20 कैरेक्टर है अल्फान्यूमेरिक कोड जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, सो इट इज अ 20 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक कोड विच इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड. तो LEI आपका आंसर हो जाएगा इसका. Then the third question is MSME plays, that is micro, small and medium enterprises plays a very crucial role in the development of the Indian economy. ठीक है, तो MSME जो है वो एक बहुत ही बड़ा crucial role play करती है in the development of economy. In the same regards, what is the small scale industries limit investment wise and turnover wise? So देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक लिमिट डिफाइंड है. ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, कौन सी इंडस्ट्रीज माइक्रो में आएंगी, कौन सी इंडस्ट्रीज स्मॉल में आएंगी, है ना, और कौन सी इंडस्ट्रीज मीडियम में आएंगी. तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर जो है ये लिमिट डिफाइन कर रखी है. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट द स्मॉल. ठीक है, स्मॉल में कौन कौन से आएंगे जिनका टर्नओवर जो है 10 करोड़ एंड सॉरी इन्वेस्टमेंट जो है आपका 10 करोड़ है एंड जो आपका टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक है. टर्नओवर मतलब होता है सेल्स. ठीक है, तो 10 करोड़ एंड 50 करोड़ इज योर आंसर. तो माइक्रो के लिए जो लिमिट है वो है आपकी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 5 करोड़ तक का. स्मॉल के लिए 10 करोड़ एंड 50 करोड़ एंड मीडियम के लिए 20 करोड़ एंड 100 करोड़. ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिमिट है वो सारा का सारा सेटअप है. तो हमारा आंसर था स्मॉल वाला जो हमने अभी अभी डिस्कस किया. नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन विल बी एज पर द रिसेंट डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट व्हाट इज द FPI लिमिट ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. ठीक है, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, FPI मींस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फॉरेन के लोग हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट द लिमिट इज 15%. ओके, 15% इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड. ठीक है, जब भी कोई कंपनी या जब भी कोई कॉर्पोरेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो उनको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है. इज मैंडेटरी एंड एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस. तो सारे के सारे चाहे आप HUF ले लो, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस सॉरी सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या ऑल ऑफ द अबव. तो कोई भी ऐसी बिजनेस है, कोई भी ऐसा तरीका है बिजनेस करने का जहां पर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हो. ठीक है, तो आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड लेना है चाहे आप किसी भी नेचर का बिजनेस कर रहे हो. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द पैराग्राफ. तो ये पैराग्राफ किसके ऊपर है, कमर्शियल पेपर के ऊपर है, जो कि एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है. तो कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय कॉर्पोरेशन टिपिकली फॉर फाइनेंसिंग अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री. मतलब अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, अपनी वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए नॉर्मली ये कमर्शियल पेपर्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट के द्वारा इशू किए जाते हैं. इट इज यूजुअली इशूड एट डिस्काउंट रिफ्लेक्टिंग करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. देखिए प्रोमिसरी नोट, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, प्रोमिसरी नोट सिंस
इज दिस इशूअर मेक्स अ प्रॉमिस टू पे बैक द फेस वैल्यू आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। देखिए बेसिकली क्या होता है, मान लो एक कंपनी है जिसको चाहिए पैसा, ठीक है, ठीक है, तो कंपनी बोलती है कि हम 100 रुपीज़ के कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं, बट हम लोग आपसे सिर्फ 97 रुपीज़ लेंगे और जब मेच्योरिटी होगी तो आपको 100 रुपीज़ वापस कर देंगे। तो ये 3 रुपीज़ आप जो है वो अर्न कर लोगे। जिन जिनको वो इशू करेगी, जिनको भी कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू करेगी, उनसे 97 रुपीज़ लेके, मतलब इशूड एट डिस्काउंट, एंड जब वो वापस करेगी पैसा तो सारा का सारा जो उसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़ वापस करेगी। 3 रुपीज़ जो है जिसने वो सब्सक्राइब किया हुआ कमर्शियल पेपर वो ऑटोमेटिकली अर्न कर लेगा, ठीक है। सो बट दैट प्रॉमिस इज अनसिक्योर्ड इन सेंस, सो ये अनसिक्योर्ड होता है, इसके ऊपर कोई गारंटी वगैरह कुछ नहीं होती है। देयर इज नो गारंटी दैट योर मनी विल कम बैक, ठीक। For the most part, commercial paper is a very safe investment because the financial situation of a company can easily be predicted over a few months. Furthermore, typically only companies with high credit ratings and credit worthiness can issue commercial paper. Okay. So the question is commercial paper can be issued for a minimum number of how many days? तो याद रखिएगा नॉर्मली जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो 7 से लेकर 365 डेज तक इशू किए जाते हैं, ठीक है। 7, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 7 डेज। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम जो है आपका कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 365 डेज बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है शॉर्ट टर्म इसमें डील करता है। देन इन इंडिया कमर्शियल पेपर आर इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 तो किस मल्टीपल में? 5 लाख के मल्टीपल में, याद रखिएगा 5, 10, 15, ठीक है, उस मल्टीपल में आप कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकते हो एज अ कॉर्पोरेट। Then next question, in India commercial paper are issued in which of the following forms? Participatory notes, promissory notes, debt bills, equity bills या none of the above। तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता लग रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दिस इज टाइप ऑफ प्रोमिजरी नोट, तो आंसर आपका हो जाएगा प्रोमिजरी नोट्स, ठीक है, तो आंसर आपका प्रोमिजरी नोट हो जाएगा। देन अगेन एक और पैराग्राफ जो था वो एग्जाम में पूछा गया था, द वर्ल्ड ओवर बैंक्स आर इंक्रीजिंगली यूजिंग आउटसोर्सिंग as a means of both reducing cost and accessing specialist expertise। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री अपने जैसे कंट्री में मान लो कोई कंपनी चल रही है और वो कंपनी अगर वो अपने अपने देश के एम्प्लॉयज लेते तो उनको लगता है कि वो बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है। सो व्हाट दे डू इज लाइक दे विल गो फॉर दोज कंट्रीज लेबर जहाँ पर लेबर चीप है, जहाँ पर सैलरी कम देनी है, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज आउटसोर्सिंग। मतलब कंट्री जो है, जैसे मान लो यूएस की कोई कंपनी इंडिया में जो है काम दे रही है ना, थ्रू एनी, जैसे आईटी में बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग चल रही है कि वहाँ की यूएस की कंपनी है, यू आर गेटिंग वर्क फ्रॉम होम इन इंडिया, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग विच इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सो आउटसोर्सिंग मे बी डिफाइंड एज अ बैंक यूज ऑफ थर्ड पार्टी इधर एन एफिलिएट एंटिटी विद इन द कॉर्पोरेट ग्रुप और एन एंटिटी दैट इज एक्सटर्नल टू द कॉर्पोरेट ग्रुप to perform activities on a continuing basis that would normally be undertaken by bank itself। तो जो काम वो कर सकते हैं वो खुद ना करके किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, नाउ और इन द फ्यूचर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, टिपिकली आउटसोर्स फाइनेंस सर्विसेज इंक्लूडेड एप्लीकेशंस प्रोसेसिंग लोन्स ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड एंड डैश। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर हमने पढ़ी है, ठीक है, जितनी भी चीजें चाहे आप एक मिनट, यस, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। तो चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ले लीजिए, सुपरविजन ऑफ द लोन्स ले लीजिए, डाटा प्रोसेसिंग ले लीजिए, तो ये सारी की सारी जो सर्विसेज है वो आपकी आउटसोर्स की जा सकती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी आउटसोर्स। तो कुछ एक्टिविटीज जो है वो आउटसोर्स करने से मना किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो उसमें से जो पहली जो सर्विस है दैट इज कोर मैनेजमेंट फंक्शन की कोर सर्विस, मतलब जो इंपॉर्टेंट यही नहीं है कि जो आपने मैनेजमेंट जो पूरे बैंक को चला रही है वही आपने सारा का सारा फंक्शन बाहर में दे, बाहर को डिसीजन पावर दे दी, बाहरी कंट्रीज वालों को आपने सारा का सारा कोर मैनेजमेंट सर्विस जो है फंक्शन जो है दे दिए, तो ये अलाउड नहीं है। तो ए ऑप्शन, इसमें हमने क्या करना था कि ए ऑप्शन आइडेंटिफाई करना था। दूसरा क्वेश्चन सेम यही बात है, उसमें हमने बी ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो एक और याद रखना, जो डाटा कंप्लायंस एंड केवाईसी नॉर्म्स है, ठीक है, दो बातें याद रखिएगा, एक तो कोर मैनेजमेंट फंक्शंस और दूसरा डाटा कंप्लायंस एंड केवाईसी नॉर्म्स। ये नहीं है कि आपने केवाईसी किसी और को करने को दे दी,
केवाईसी का काम भी आउटसोर्स कर दिया। केवाईसी जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए, या जो भी चीज़ें होती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो केवाईसी होता है, कभी भी नया अकाउंट खोलता है तो वो भी आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, वो भी आपको जिस कंट्री का वो बैंक है उसी बैंक में करना पड़ेगा, ठीक है। और डाटा भी अपने पास सारा का सारा उसका मेंटेन रखना पड़ेगा, डाटा भी आप कहीं आउटसोर्स नहीं कर सकते बिकॉज इंटीग्रल इशू आ सकता है, ठीक है। तो दीज वर आई थिंक दीज ऑल आर द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड, यस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।